हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अपन अपने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में एक और मोती जोड़ने वाले हैं और आज अपन ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन ले रहे हैं। और उसमें अपन जो सबसे पहला ये क्वेश्चन जो है, ये तो बेसिक की बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। ग्रेविटी जी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी में अपन रिलेशन देखना चाहते हैं, यानी सीधी सी बात है, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन। स्मॉल जी क्या होती है? ग्रेविटी होती है। और कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? नियत बनी रहती है। उन दोनों के बीच में अपन लोग संबंध निकालना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है एक नंबर में क्वेश्चन पूछ ले। तो यहाँ पर अपन ने कहा, क्या कहा अपने पास नियर अर्थ पर तो अपन है, यहाँ एक अर्थ है, अर्थ एक ही है। ठीक है, और उस अर्थ से h हाइट पर, उसकी सरफेस से h हाइट पर एक ऑब्जेक्ट मैंने कह दिया स्मॉल m है। ठीक है, अर्थ की रेडियस r ही है। अगर मैं अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर की बात करूं तो उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r मैंने कहा है, जिसकी वैल्यू मैंने क्या कहा? r e प्लस h। ठीक है, बात करें कि भाई इन दोनों के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो कितना होगा, तो हम सब जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इजिकल टू एफ इजिकल टू, दो ऑब्जेक्ट है m1 m2 मास के, जिनके बीच की डिस्टेंस r है, उनके बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही होता है। ठीक, यहाँ पे अपने पास एक पृथ्वी जो है या अर्थ जो है उसका मास m ही है, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है और बीच की डिस्टेंस स्मॉल r मैंने कही है, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो F इजिकल टू जी एम ई एम अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डाल। ठीक, अब आगे मैंने कहा कि अगर यही ऑब्जेक्ट जो होता है वो कहाँ होता है? अर्थ के ऊपर होता है। मान लो अपन यहाँ ले लेते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन अर्थ, इफ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड on earth, then h is equal to 0, so small r is equal to हो जाएगा re। सही बात है क्या? तो अपन उस कंडीशन में जो f है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी एम ई एम अपॉन कैपिटल आर ई। आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मैंने 2 डाल दिया। अब ये सिचुएशन कैसी हो गई? ये अर्थ है और इसके ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है, m मास का ऑब्जेक्ट है, ये m ई मास है, तो इन दोनों के लिए अपन बात करें तो इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी? सॉरी, आर ई रेडियस के इक्वल हो जाएगी, अर्थ की रेडियस की इक्वल हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अब मैंने यहाँ पे कहा कि जो फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण के कारण लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा mg। सही बात है, इक्वेशन नंबर मैंने कह दिया 2। कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी 3। नाउ कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3। जब अपन इनका कंपैरिजन करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा? mg इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई। स्क्वायर खा गया क्या? बिल्कुल मैं खा सकता हूँ भैया। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर ही आएगा ना भाई। यहाँ पे क्या हो गया? स्मॉल आर कैपिटल आर, तो ये आर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर आ गया आर का स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट, यानी स्मॉल जी इज इक्वल टू मेरे पास क्या गया? जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? ये इनमें रिलेशन आ गया। लेकिन मान लो अपन को अर्थ का मास नहीं दे रखा और डेंसिटी दे रखी, तो ऐसी कंडीशन में हम सब जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, यानी कि घनत्व इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, तो अगर मैं मास की बात करूंगा तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अरे यही तो होगा। मास मैंने कहा अगर पृथ्वी की बात करूं तो मास हो गया m। वॉल्यूम की बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? आर ई है, रेडियस। तो ऐसी कंडीशन में अर्थ का जो वॉल्यूम होगा, अर्थ को एक गोला मानते हुए, एक स्क्वायर मानते हुए, क्या होता है उसका वॉल्यूम? 4/3 पाई आर ई क्यूब। तो यानी क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर ई क्यूब। और डेंसिटी मान लो अर्थ की क्या है? डी। क्या है? डी। तो ऐसी कंडीशन मास अपन ये लिख सकते हैं। तो अगर ये मैं लिखता हूं मास, तो देखो ये ऊपर वाला मिटा रहा हूं, अगर ये मास में लिखता हूं तो देखो क्या हो जाएगा? G इज इक्वल टू आ जाएगा G
एम ई की वैल्यू मैंने रख दी 4/3 पाई RE³ इंटू डी डिवाइडेड बाई RE²। तो यानी एक और फॉर्मूला, इसी का ही दूसरा फॉर्म अपने पास आ जाएगा 4/3 पाई RE इंटू जी खा गया क्या, 4/3 G पाई RE इंटू डी। अरे समझ रहे हो क्या? RE इंटू, समझ गए? ये इक्वेशन मैंने कह दिया नंबर, इसको तो कह दिया 4 और इसको कह दिया 5। ये दोनों फॉर्म अपने काम में आते हैं, है ना, ध्यान रह जाएगा। क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको यहाँ पे मास की, एक तो मास की फॉर्म में जी की वैल्यू बता दी, एक डेंसिटी की फॉर्म में जी की वैल्यू बता दी। कोई दिक्कत? कर लेंगे हम लोग। देखो अगर हम एक दो बातें और बताते हैं, जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि RE कितना होता है, तो 6.4 64 किलोमीटर, यानी कि 6.4 इंटू 10⁶ क्या मीटर। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे क्या डेंसिटी कितनी होती है, तो आपने कह दो 5.5 इंटू 10⁻³ कितनी, 3 kg पर मीटर क्यूब। अगर कोई आपसे पूछे क्या एक और चीज कुछ बच गई क्या इसमें, RE हो गया, डी हो गया, ME मास पूछ ले, तो अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, तो ये अपन ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने आज अभी रिलेशन बता दिया, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन देख लिया। अपना जो टॉपिक है वो मैं लेने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आ सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि ग्रेविटी का हाइट के साथ में और डेप्थ के साथ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाइट के साथ में क्या इफेक्ट होगा, या डेप्थ के साथ में क्या इफेक्ट होगा, यानी कि ऊंचाई और गहराई के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखो इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू क्या, हाइट। हाइट के साथ ग्रेविटी में क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने कहा ये अर्थ है, ठीक है, जिसकी रेडियस RE है, मास ME है, और यहां से मैंने कहा एक h हाइट पर अपन ऑब्जेक्ट की बात कर ही लेते हैं, तो ये h हाइट हो गई। ठीक है, ये h हाइट हो गई। यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये टोटल स्मॉल r कह सकते हैं, है ना, वो सब बातें हुई हुई। ठीक है, सबसे पहले हाइट पर बात ना करते हुए मैं बात करता हूं सरफेस पर। सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? वी नो दैट ऑन द सरफेस द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज, वी नो दैट वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द सरफेस इज, स्मॉल जी इज इक्वल टू हो जाएगा जी ME अपॉन RE²। इक्वेशन नंबर 1। सही बात है। अगर मैं h हाइट पर बात करूं, ऑन हाइट h, अगर ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रख दिया है, h हाइट के ऊपर रख दिया है, तो ऐसी कंडीशन में g की वैल्यू मैंने कह दिया चेंज हो जाएगी, मान लिया g डैश हो जाती है। तो g डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं लिखूंगा g ME अपॉन RE प्लस h। ये क्या हो जाएगी, ये तो RE है और ये h है, तो RE प्लस h का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इस g डैश की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूं, मैंने क्या किया, 2/1 कर दिया। ठीक है, 2/1 जब अपन करते हैं तो g डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी ME अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी हाँ सही कर रहा हूं, जी ME अपॉन RE²। सही है, ये तो होगा जी डैश अपॉन जी। ठीक है, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, मैंने कहा GME से GME कट जाएगा और ये RE² ऊपर चला जाएगा, तो RE² डिवाइडेड बाई RE प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या, जी डैश अपॉन जी। यही होगा, यानी कि जी डैश अपॉन जी को मैं ये भी लिख सकता हूं कि 1 अपॉन RE प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर। और ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस RE का स्क्वायर तो दोनों की है, तो होल स्क्वायर और RE को इसके नीचे ले गया। समझ गया क्या?
अगर इसको सोल्व करूं तो आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सिंपल। ठीक है, यहां से क्या करेंगे अपन, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। भाई इसमें इसका डिवाइड किया 1 और इसमें इसका डिवाइड किया एच अपॉन आर ई। ठीक है, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। भाई ये ऊपर चला गया, -2 हो गई पावर। जी डैश अपॉन जी, चलो जी को इधर ही आते हैं, इज इक्वल टू जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2h अपॉन आर ई। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम से अपन लोग इसको खोलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग किससे, बाइनोमियल थ्योरम से, द्विपद समीकरण से। तो क्या कहती है द्विपद समीकरण, 1 प्लस एक्स की पावर n इजिकल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर और एसोन, ऐसा कैसा चलता रहेगा। मैथ्स वालों को तो ये पता है, लेकिन बायो वालों के लिए थोड़ी दिक्कत रहती है इसमें। तो बायो वाले बच्चे ज्यादा दिमाग ना लगाए, वो क्या करें, वो यहाँ पे कहेंगे कि ये जो x जो है अगर बहुत स्मॉल हो तो उसकी हायर पावर को नेग्लिजिबल कर लेंगे। अगर x बहुत छोटा है तो x की उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो नगण्य मान के छोड़ेंगे तो ये वाली बात गई नगण्य में। तो आंसर क्या आया, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n अंदर आ गया n x, बस इतना याद रखना, ये n अंदर लगाना, हमेशा ही होगा फिजिक्स में, तो हमेशा ही होगा, ये पूरा आगे तक नहीं जाएगा, फिजिक्स में तो यही होता है बस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना आप लोग। तो इस वजह से अपने पास आंसर रहता है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस 1 वाई। अब ये -2 था ना, ये अंदर आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया और 2 आ ही गया। समझ गए कि नहीं समझिए, सिंपल सी बात थी। तो ये हो गया क्या, इफ हाइट पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो बढ़ रही है घट रही है, भाई जी तो है सरफेस पर, जी डैश है ऊपर, तो ऊपर जा रहे हैं तो जी का मान कुछ क्या हो रहा है, -1 में से कुछ घट रहा है, तो यानी कुछ वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में क्या फर्क पड़ेगा कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कोई दिक्कत, ठीक है, ये तो था हाइट के कारण। अब मैं बात करता हूं डेप्थ पर, यानी कि गहराई पर। अब अपन अर्थ के अंदर जा रहे हैं, सुनना, कहां जा रहे हैं अपन लोग, अर्थ के अंदर जा रहे हैं, पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये धरती मेरी नहीं तुम्हारी भी, तो यहाँ पर हम सबकी माँ है, ठीक है, और हम धरती के अंदर जा रहे हैं। देखो ये धरती है और चलते चलते यहाँ पहुंच गए, ठीक है, और इस जगह हम लोग बात करेंगे। अब जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं, देखो तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो ये पूरा ना लेकर इतना ही भाग लिया जाएगा, क्योंकि इस भाग का इसकी ग्रेविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला मास वाला ना लेकर डेंसिटी वाला लेते, ये मानते हुए कि इस पूरी पृथ्वी की, इस पूरी अर्थ की डेंसिटी यानी घनत्व जो है एक समान, ऐसा मैं मान रहा हूँ पूरी धरती के। ठीक है, तो मैं कौन सी, ये मास, भाई पहले वाली कंडीशन में तो मास इक्वल था, धरती के मास का कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब जो है वो धरती के मास पर फर्क पड़ रहा है क्योंकि अंदर जा रहे हैं, तो ये वाली बात काम आएगी। तो हम मास वाली इक्वेशन को काम में न लेकर हम क्या ले लेंगे, डेंसिटी वाली इक्वेशन काम में लेंगे। तो देखो क्या होती है भाई, याद है क्या, अभी वी नो दैट, अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, क्या होती है पता है क्या, G इज इक्वल टू कैपिटल 4/3 कैपिटल G पाई आर ई इंटू डी। बोलो यही थी क्या, यही तो थी। तो ये तो हो गई किस पर, सरफेस पर, सरफेस पर क्या हो गई जी की वैल्यू, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और गहराई में क्या हो जाएगी, मैंने कहा ऑन एच डेप्थ, एच गहराई पर क्या हो जाएगी, मैंने कहा वैल्यू चेंज हो जाएगी, जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 जी पाई आर ई माइनस एच। अरे हाँ या ना, समझ गए कि समझ गए, तो ये तो है एच, ये हो जाएगा कितना आर ई माइनस एच, समझ गए क्या, ये पूरा था आर, समझ गए, इनटू डी डेंसिटी है इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं करना, वही काम करना है 2/1, क्या करना है 2/1, 2/1 जब हम करते हैं तो जी डैश डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू भाई 4/3, चलो लिखूं क्या, लिख देता हूं 4/3
कैपिटल जी पाई आर ई माइनस एच इंटू डी डिवाइडेड बाई 4/3 जी पाई आर ई इंटू डी। जो कटता है वो काट दो, जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा अपॉन जी भी ले लो रे यार, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये नहीं बचा आर ई माइनस एच डिवाइडेड बाई आर। क्या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जी डैश अपॉन जी को चलो जी अंदर ले लेते हैं ना, इज इक्वल टू जी, और यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस एच अपॉन आर। बोलो हाँ। अच्छा गहराई पे, जब ऊंचाई पे गए तो जी के मान में क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। अब मैं गहराई पे गया तो गहराई पर भी जी के मान में क्या हो रही है, कमी तो हो रही है, तो कमी हो रही है, तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में जी के मान में क्या इफेक्ट आता है, कम हो जाता है मान। कोई दिक्कत, मेरी बात समझ में आ गई। एक छोटा सा टॉपिक और है अपने पास में, क्या है वो, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वाला टॉपिक अपन और देख लेते हैं। देखो पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। पलायन वेग क्या होता है, वही वीई से रिप्रेजेंट करते हैं एस्केप वेलोसिटी को, वीई से, ठीक है। क्या होता है पहले इसकी बात करते हैं। देखो पृथ्वी के धरातल से अपन किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस आ जाती है। जब किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस से, अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस नीचे की तरफ आती है, सब जानते हैं, ठीक है। मैंने और वेलोसिटी से उसको फेंका तो वो और ऊपर गई लेकिन नीचे आ गई। लेकिन ऐसे फेंकते फेंकते इतने वेग से फेंक दिया कि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, वापस लौट के नहीं आए। तो ऐसी कंडीशन में जो उसकी स्पीड होती है वो क्या कहलाती है, उसकी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है, उसका पलायन वेग कहलाता है। सुनना एक बार, ये है हमारी अर्थ, चलो अर्थ तो बड़ी हुई, ये है हमारी अर्थ, अर्थ छोटी बना दी, ठीक है। अब ये है इसका फील्ड, ग्रेविटी फील्ड। जब तक आप यहाँ पर किसी वस्तु को फेंकते हो ये वापस लौट के आ जाती है, थोड़ा और फेंका ये आ जाएगी। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आपने फेंका तो ये यहां तक पहुंच गई तब भी आ जाएगी, लेकिन अगर ये यहां पहुंच गई तो ये वापस इसके अंदर लौट के नहीं आएगी। तो यहां तक पहुंचाने में जो वेलोसिटी दी जाती है उसको हम कहते हैं क्या, एस्केप वेलोसिटी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, परिभाषा में कोई दिक्कत, अरे डेफिनेशन समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। देखो अब यहाँ पर जब ये कंडीशन है, हमको एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, डिराइव करना है इसका फॉर्मूला, तो कैसे करें। तो देखो हम कहते हैं एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, सही बात है। तो मैं अर्थ के सरफेस पर उस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी निकाल लेता हूँ, और उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करने के बाद में टोटल एनर्जी के बराबर कर दूं तो अपने पास आंसर आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अर्थ की ग्रेविटी से बाहर टोटल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। कितनी होती है, जीरो। तो मैंने कहा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से क्या किया, मैंने कहा अर्थ की सरफेस पर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑन, टोटल एनर्जी ऑन सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ। टोटल एनर्जी कितनी होती है भैया सरफेस पर, जो है वो मैं बता देता हूं कि भैया एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो होती है। तो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैंने कहा 1/2, मैंने कहा किसकी बात कर रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, है ना। तो मैंने ले लिया स्मॉल एम, क्या ले लिया, स्मॉल एम। ये मास क्या ले लिया, इसका स्मॉल एम, खत्म हो गई स्मॉल एम, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है, मैंने कह दिया एस्केप वेलोसिटी v कह दिया, v का स्क्वायर। तो यहां से कितने वेग से फेंकूंगा, v से एस्केप वेलोसिटी से फेंकूंगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होगी, जीएमई वैसे होती है। देखो दो पार्टिकल m1 m2 मास के हैं, तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है Gm1 m2 अपॉन r। कितनी होती है, Gm1 m2 अपॉन r। तो मैंने यहां पर कर दिया क्या, Gm1 की जगह मैंने कहा पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m मैंने कहा ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान, अपॉन मैंने कहा r की जगह पृथ्वी की त्रिज्या, क्योंकि अर्थ की सरफेस पर मैं बात कर रहा हूं। साथ में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक बात है। और ये तो हुई टोटल एनर्जी किससे, सरफेस की, अर्थ की सरफेस पर होगी, है ना। अगर मैं बात करूं आउटसाइड द ग्रेविटी,
वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इज जीरो। भाई गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर टोटल एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। ऐसे लिख दो, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी outside earth field, outside the earth field, value of gravity outside the earth field is zero। टोटल एनर्जी कितनी होती है उधर? जीरो होती है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे? इज इक्वल टू जीरो। सो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, बाय द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि भैया बाहर पहले सतह पर जितनी एनर्जी उतनी क्या होगी? बाहर होगी। तो यानी कि अपन कर देंगे 1/2 स्मॉल m वी का स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर इज इक्वल टू, मैंने कह दिया जीरो। अरे समझ में आई नहीं ये बात? क्या कहा मैंने? दोबारा सुन लो। मैंने कहा एनर्जी सरफेस पर टोटल कितनी है, तो मैंने कहा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या कह दी? माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर। और फिर मैंने कहा कि उसकी अर्थ के फील्ड, अर्थ का जो फील्ड है, मतलब ये अर्थ है और अर्थ का जो फील्ड है वो ये होगा। अर्थ के फील्ड के बाहर जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? क्या ऐसे बोलो कि इनफाइनाइट पे जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? जीरो। इनफाइनाइट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया? इसको जीरो के इक्वल कर दिया। अब वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 स्मॉल m वी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई। बोलो हाँ। समझ रहे हो क्या? v से m काट दिया, वी का स्क्वायर इज इक्वल टू गया 2gme अपॉन आर ई। समझे? अब वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2gme अपॉन आर। ये अपने पास क्या आ गई? एस्केप वेलोसिटी आ गई। बोलो कोई दिक्कत? एक काम और कर सकते हैं इसको, हम जानते हैं, वी नो दैट क्या कहते हैं भाई? स्मॉल जी बराबर होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई को मैं क्या लिख सकता हूँ? जी आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ जी एम ई की जगह मैं लिख देता हूँ, सो वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2, तो एज इट इज जी एम ई की जगह मैं लिख दिया स्मॉल जी आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यही होगा क्या? v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2gre। समझ गए? अब देखो इतना हो गया। अब इसमें एक छोटी सी बात और बचती है, वो और बताता हूँ। ये वाला इधर वाला मिटा रहा हूं मैं ना। देखो क्या कि भाई अर्थ पर g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है। और रेडियस ऑफ अर्थ अभी अभी बताया था 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। जब ये वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं तो वी इज इक्वल टू होता है 11.2 क्या किलोमीटर पर सेकेंड। यानी किसी पार्टिकल को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जाए तो वो अर्थ पर वापस लौट के वस्तु नहीं आएगी। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर मून पर बात करूं, चांद पर बात करूं, चांद पर, ये तो क्या अर्थ पर, अगर मैं चांद पर जीएम की बात करूं तो वो कितना होता है? इसका लगभग 1/6 यानी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अर्थ की जो मून की जो रेडियस होती है वो होती है 1.74 इंटू 10⁶ क्या मीटर, ये होती है। ऐसी कंडीशन में जी और या आर की वैल्यू अगर अपन यहां रखते हैं तो अपने पास जो आता है एस्केप वेलोसिटी ऑन मून क्या आएगा? वो आता है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी मून पर जो होगी एस्केप वेलोसिटी वो कितनी होगी? 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। यानी कि एक सेकेंड में अगर 2.3 किलोमीटर अगर कोई पार्टिकल चले तो वो उस मून से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक नंबर का क्वेश्चन, ये तो हो गया, बड़ा क्वेश्चन तो हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन और बनता है, वो क्या है
कि पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है लेकिन चंद्रमा पर नहीं। क्यों? क्या कह रहा हूं? एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ पर तो है अवेलेबल, हम जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन मून पर नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर जो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं। कहां पर? मून पर। क्योंकि जो एटमॉस्फेरिकल पार्टिकल जो होते हैं उनकी स्पीड 2.3 किलोमीटर पर सेकंड से, उनका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो 2.3 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा होती है, लेकिन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से क्या होती है? कम होती है। यही कारण है कि वहां पे मून पर क्या होगा, वो पार्टिकल की स्पीड ज्यादा है तो वो क्या हो जाएंगे, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मून अर्थ पर क्या होगा, वो वहीं बने रहेंगे, वो उसको छोड़कर नहीं जाएंगे, उसकी ग्रेविटी में रहेंगे। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एटमोस्फियर पॉसिबल नहीं रह पाता। समझ में आ गई मेरी बात? तो आज के समाचार अपन यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।